हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका केवीएस जैसे एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास 8 करने वाले हैं। ऑलरेडी 7 क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें जो आपके टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो हमने पूरे कवर करा दिए हैं। 7 टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक में हम आज के इस वीडियो में क्रिया टॉपिक करने वाले हैं। और इससे बाद जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट ईयर 2018 में जो इससे प्रश्न बने थे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम हमारा जो चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम ये टॉपिक करेंगे, इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो करेंगे। साथ ही साथ जो केवीएस के लिए लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं उसमें आप किस तरीके से पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी। तो ये एक वीडियो बनाया था मैंने कल, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम हेल्पर। 5600 से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसको नीचे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है द एग्जाम हेल्पर और आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर ढेर सारे नोट्स पीडीएफ वगैरह जो भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, ठीक है। और ये इससे पहले हमने विश्लेषण किया था, उससे संबंधित प्रश्न भी हम इस वीडियो में कर चुके थे। और इसके अलावा ढेर सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कंप्यूटर की बना चुका हूँ, और भी बेस्ट बुक टीचर सर्वनाम और प्रीवियस पेपर भी मैं 2 करा चुका हूँ, बाकी के भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है या आप हमें कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जब आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर लाइक वाले एक लाइक का जो आपका ऑप्शन होता है वहीं पर थैंक्स का ऑप्शन आता है। आप हमें उसके थ्रू जो भी आप मदद करना चाहें, जो भी हेल्प करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा ऑफिस का टूर वगैरह है तो आप देख सकते हैं जाके। मैं आपको बता दूं, मैं एज अ जेएसए अपॉइंटेड हूँ इन नवोदय विद्यालय असम में, ठीक है। चलिए, और आपको भी एक जेएसए बना के रहूंगा। ये ढेर सारी हिंदी की क्लासेस लगा चुका हूँ। और इसके अलावा जो मेरी क्लासेस रहती हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं, तो ये मेरा चैनल था एग्जाम हेल्पर। इसमें मैंने प्लेलिस्ट में केवीएस जैसे 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी मैं केवीएस से जेएसए से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलती है, तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। और इंटरव्यू की वीडियो बना रखा है केवीएस के जैसे के लिए कि क्या क्या होता है, सैलरी, हाउस क्वार्टर, वर्क प्रोफाइल, सारा कुछ बना रखा है। ये केवीएस से केवीएस जैसे सर हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे आपके जितने भी डाउट क्लियर होंगे वो इस वीडियो से हो जाएंगे। इसको जाके देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, हिंदी में बता दूं, हिंदी में ऑलरेडी हम 7 टॉपिक कर चुके हैं, विशेषण भी हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्रिया, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर में, ठीक है। और कल मैं आपको इसमें से विलोम शब्द करा दूंगा, उसके बाद हम ये सब करेंगे और 1-2 टॉपिक आपके और रह गए हैं वो भी जल्द आपको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। और ये सिलेबस वगैरह मैंने बना रखा है, प्रीवियस कट ऑफ किया गया था वो बता रखा है। और उससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल का बटन है इसे दबा लेना, जिससे आपको मैं कोई भी अपडेट डालूँ वो आप मिस ना कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू कर लेते हैं हिंदी की क्लास 8। दोस्तों, अगर आप केवीएस के लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट बुक के ले सकते हैं। यहाँ पर आपको केवीएस के एग्जाम के लिए टोटल 156 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसके तहत आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर के टेस्ट मिलेंगे, 30 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 112 चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाते हैं। और जो भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी बड़ा अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि यहीं से आपके जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो आपकी यहीं से होती है, ठीक है। आपको पता चलता है कि एग्जाम किस तरीके का हुआ और आप पहले ही एग्जाम के जो स्ट्रक्चर होता है उससे रूबरू हो जाते हैं। तो जाइए इसे परचेस कर लीजिए, ठीक है। ये आपको टेस्टबुक की ऐप पर मिल जाएगा, इसका नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 399 का ये पास मिल जाएगा। अगर आपको इस पर डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप परचेस करें तो आप इसे ये वाला जो कूपन कोड लिखा है V1NW47 इसे डाल देंगे तो आपको 40-50 रुपये ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि आपको इसमें केवल ये केवीएस का मिलेगा, आपके जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम चल रहे हैं 670 से ज़्यादा एग्जाम इसमें कवर होते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम, वन डे एग्जाम जितने भी है, 63,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको एक पास में मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग है, मंथली, ईयरली ना और लाइफ टाइम, तो आपको जो चाहिए वो लेना। यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई का बोलेगा तो यहाँ पर मेरा कूपन कोड डाल देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाइए और परचेस कीजिए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसे बूस्ट कीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी हिंदी की क्लास 8। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिरकार जो क्रिया है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या रहेगी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी जो कार्य है उसके होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है, इसके बिना वाक्य की जो रचना है वो संभव नहीं है।
ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे शब्द जिनसे किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग होता है, इसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। ठीक है, और आप ऐसे मान के चलिए कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, इसमें लिखा है मैं पढ़ता हूं, तो इसमें क्रिया क्या है? तो क्रिया क्या हो रहा है, किसी भी जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा लग रहा है जिससे ऐसा लगे कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ने का कार्य कर रहा हूं। तो इसमें जो वर्ड होगा क्रिया, वो क्या होगा, वो होगा पढ़ना। ठीक है, अगर मैं लिख दूं कि मैं हूं, तो इससे कुछ हो रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इससे कुछ पता चल रहा है? जब तक वो वर्ड नहीं आएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो ये जितने वर्ड है, खाना पीना नहाना पढ़ना लिखना, ये सब आपकी क्रिया में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कोई भी जो वाक्य बनाएंगे तो वो क्रिया जो होगी वो वाक्य का अनिवार्य अंग होती है। इसके बिना अगर आप वाक्य बनाते हैं, बहुत ही कम वाक्य ऐसे होते हैं जो इसके बिना बनते हैं, नहीं तो आप जो भी वाक्य बनाएंगे हर वाक्य में आपको इसका सामना करना पड़ेगा, इसके बिना वाक्य रचना लगभग संभव नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रिया क्या होती है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है, इसके बिना वाक्य की जो रचना है वो संभव नहीं है। अब देखते हैं हम धातु। तो धातु क्या होती है? तो क्रिया के मूल अंशों को धातु कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया के जो मूल अंश होते हैं उन्हें ही धातु कहा जाता है। जैसे जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो आदि। तो ये जो होते हैं ना, पढ़ना लिखना हंसना चलना गाना सोना आदि, तो ये क्या होते हैं, ये इन्हें हम धातु बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जो मूल अंश होते हैं धातु कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मूल धातु सामान्य रूप से तू के साथ प्रयुक्त होती है। तो आपकी जो मूल धातु होती है ना, वो किसके साथ, तू के साथ प्रयुक्त होती है। जैसे ये जो आपकी मूल धातु है, ये तू के साथ होगी। जैसे तू पढ़, है ना, तू पढ़, तू लिख, तू खा, तू सो। ठीक है, ये लगा तू खा, तू हंस, तू पढ़, तू गा आदि, है ना। तो क्या होता है, धातु जो होती है वो तू के साथ प्रयुक्त होती है, जो आपकी मूल धातु होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये पूरे क्रिया के ही ये टॉपिक है, क्रिया की ही जो विशेषताएं वो बताई गई हैं। ठीक है, क्रिया की डेफिनेशन ही थी। क्रिया की धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल अंशों को धातु कहा जाता है, जिसमें पढ़ना लिखना हंसना चलना गाना सोना होता है। मूल धातु जो है सामान्य रूप से तू के साथ प्रयुक्त हो, जैसे तू खा, तू हंस, तू पढ़, तू गा आदि। इसके बाद देखते हैं, अगर हम जो धातु है जैसे पढ़ना लिखना, इसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़े उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपकी क्रिया नहीं थी, ये क्या थी, ये धातु थी। अगर इसमें हम ना जोड़ दें, जैसे पढ़ प्लस ना, अगर मैं ये जोड़ दूं तो ये बनेगा पढ़ना। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, जो धातु के मूल अंश होते हैं अगर इसमें आप ना प्रत्यय जोड़ दें तो आपकी जो है क्रिया बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, उठना, रोना, बैठ प्लस ना बैठना, पी प्लस ना पीना। ठीक है, चलिए अब आता है रचना के आधार पर क्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो क्रिया की हमने डेफिनेशन देख ली, उसके अंदर जो क्या क्या उसके भेद क्या क्या उसके टॉपिक होते हैं, धातु क्या होती है ना, क्रिया कैसे बनती है वो हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर बोला गया, तो आपसे बोले कि रचना के आधार पर क्रिया क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो। ठीक है, तो जिसमें कर्म नहीं है उसे अकर्मक कहेंगे। और सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी कि जिसमें कर्म साथ में होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अब इनका विस्तार से हम देख लेते हैं डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्म के बिना। ठीक है, तो जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अकर्मक यानी कि कर्म के बिना, तो जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देख लेते हैं कैसे। जैसे उदाहरण है, राधा हंसती है, तो इसमें जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? तो राधा हंसती है, तो राधा पर ही तो प्रभाव पड़ रहा है ना भाई। जैसे मान के लिए मैं हंसता हूं, तो मैं हंसता हूं, मेरे सामने कोई भी आप में से कोई एक व्यक्ति खड़ा है, कोई भी आप में से कोई एक स्टूडेंट खड़ा है, तो मैं हंस रहा हूं, तो उसका आप पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मुझ पर पड़ेगा। तो ठीक है, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं।
जो कार्य को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्म कौन होता है, जिस पर जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है उसका जो फल प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ये कर्ता और कर्म मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जब आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह ये सब पढ़े थे, उसमें मैं आपको ये अच्छे तरीके से, जब कारक मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ हर टॉपिक जरूरी है। अगर आप एक एक टॉपिक्स को पढ़ना, एक एक टॉपिक से पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन, तो आपको सारी चीजें जुड़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अकर्मक क्रिया क्या। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे राधा हंसती है, इसमें राधा पर प्रभाव पड़ रहा है। मोर नाचता है, इसमें मोर पर प्रभाव पड़ रहा है। चिड़िया गाती है, इसमें चिड़िया पर प्रभाव पड़ रहा है। मोहन पढ़ता है तो मोहन पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि वह क्रिया जिसका कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, ठीक है। स प्लस कर्म यानी कि कर्म के साथ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे नाटक देख रहे हैं, तो इसमें बच्चे क्या है, बच्चे तो करता है, यानी कि वो कार्य कर रहे हैं। वो कार्य क्या कर रहे हैं, नाटक देखने का कार्य कर रहे हैं, तो नाटक क्या हो जाएगा, कर्म, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखना हो जाएगी क्रिया, है ना। हंसना, लिखना, गाना, पढ़ना, देखना, देखना वही क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक यानी कि कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसे हम सकर्मक कहते हैं, यानी कि इसमें कर्ता है, कर्ता कौन है, बच्चे। बच्चे क्या कर रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, तो बच्चे बच्चे किस पर प्रभाव डाल रहे हैं, नाटक पर प्रभाव डाल रहे हैं। वो नाटक को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो नाटक क्या है, कर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना हुई क्रिया, राम हो गया कर्ता, ये कार्य कर रहा है, किस चीज का कार्य करता है, पुस्तक को पढ़ने का, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर, तो ये हो गया कर्म। और आपकी जो ये हो गई पढ़ना, वो है ये क्रिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है चिड़िया गाना गाती है, तो चिड़िया क्या गाती है, गाना गाती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नोट लगाए कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि हमेशा कैसी होती हैं, अकर्मक होती हैं, यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे हंसना, रोना, सोना, चलना आदि। जैसे मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोता हूँ, वह हंसता है, वह रोता है, इस तरीके से। तो कुछ क्रियाएं हमेशा कैसी होंगी, अकर्मक होती है, ठीक है। अब है कि कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों में प्रयुक्त होती है। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो कि अकर्मक भी होती हैं और सकर्मक भी। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। राम पढ़ता है, तो इसमें क्या है, केवल राम पर प्रभाव पड़ रहा है, राम क्या कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो इसमें क्या है, ये अकर्मक है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, केवल कर्ता करता है। अब देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक को क्या हुई, कर्म, तो ये क्या हो जाएगी, ये सकर्मक हो जाएगी, ये हो जाएगा कर्ता। कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो ये हो गई सकर्मक, ठीक है। आई होप आप समझ होंगे, ठीक है। राम पढ़ता है, राम लिखता है, जाना, पीना आदि, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, अगला है हमारा द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। नोट लगा के लिखा है मैंने इसलिए, ठीक है। पूछा जाता है कि बताइए जो द्विकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है। तो द्विकर्मक कुछ नहीं है, वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, खत्म। द्विकर्मक क्या, दो कर्म हो जिसके साथ, अकर्मक कर्म नहीं है, सकर्मक कर्म है, द्विकर्मक यानी कि दो कर्म है, तो वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे वाक्यों में दो कर्म होते हैं जिनमें से एक मुख्य और दूसरा गौण कर्म होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, उदाहरण है, माँ बालक को दूध पिलाती है, तो माँ तो क्या हुई, कर्ता हुई, यानी कि ये कार्य को कर रही है। बालक क्या इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हो गया कर्म, ठीक है। और पिलाना क्या हो रहा है, क्रिया, खिलाना पिलाना ये क्रिया तो गई। और बट इसमें किस पर एक चीज और है जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो है आपका दूध। तो पिलाया तो जा रहा है, पर क्या पिलाया जा रहा है, दूध को पिलाया जा रहा है, तो माँ बालक को दूध पिलाती है, तो इसमें दो कर्म हो गए। एक तो जो प्रमुख है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि माँ दूध तो पिलाती है, किसे, बालक को पिलाती है, बालक को क्या, दूध पिलाती है, तो ये दूसरा कर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, माँ बालक को दूध पिलाती है, तो वो क्या कहलाती है, मेरी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है समापिका और असमापिका क्रिया। ये क्या होती है, तो समापिका क्रिया जैसे नाम से स्पष्ट है, समाप्त करना किसी चीज को, तो समापिका क्रिया ये वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। जैसे हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है। तो समापिका क्या होती है, समापिका क्रिया वह होती है जो वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ना, और ये कहाँ वाक्य के अंत में लगी है और वाक्य खत्म हो गया इसके बाद, यानी कि मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि ये सकर्मक है और अकर्मक है, तो देखिए मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो किताब क्या है, कर्म है,
ठीक है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, सकर्मक। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, चिड़िया उड़ती है, तो ये उड़ना भी लास्ट में लगा है, तो ये भी समापिका हो गई। राम सुबह नाश्ते में चाय पिएगा, पिएगा खत्म हो गया, तो क्रिया क्या हो रही है, पीने की क्रिया हो रही है, तो ये भी समापिका। मोहन रोज बगीचे में दौड़ता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, दौड़ना क्या हो जाएगी, क्रिया वो कैसे होगी, समापिका, क्योंकि ये वाक्य के अंत में है। अब देख लेते हैं हम असमापिका क्रिया। तो असमापिका क्रिया क्या होती है, जो वाक्य के अंत में न रहकर वाक्य में कहीं और प्रयोग की जाती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। असमापिका यानी कि वाक्य के अंत में ना आए, अंत में छोड़ के कहीं पर भी, बीच में, पहले कहीं पर भी आ जाए। जैसे डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है। अब इसमें केवल एक ही क्रिया है, जो कि है चहचहाना। ठीक है, जैसे चिड़िया चहचहाती है, शेर दहाड़ता है, तो ये क्या है, चहचहाना, एक ही क्रिया, इसमें इसके अलावा कोई भी क्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर। अब इसमें जो क्रिया है वो कहाँ, ये बीच में आई है, तो ये क्या हो जाएगी, असमापिका क्रिया। अंत में आए तो समापिका, अगर बीच में या पहले आए तो असमापिका। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण है, काफी इंपॉर्टेंट लिया मैंने, कि द्वार में प्रवेश, प्रवेश करना, यानी प्रवेश करते हैं ना, तो क्रिया करना। द्वार में प्रवेश करके अतिथि का नमस्कार करके मैं झुका ही था कि सामने से लंगड़ाते हुए, खांसते हुए, मुस्कुराते हुए वे आ गए। ठीक है, तो इसमें कितनी सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी असमापिका क्रिया, यानी कि ये समाप्त नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, द्वार में प्रवेश करना क्रिया हुई, ये पहले आ गई, ये भी बीच में आ गई, नमस्कार करना, झुकना, लंगड़ाना, खांसना, मुस्कुराते हुए। ठीक है, यहाँ पर गए नहीं होगी, गए तो वाक्य का अंत है। आना, आ गए। ठीक है, क्या आ गए, आ गए, है ना, चले गए, ऐसा होता है ना, आ गए चले गए, तो इस पर वो गलती से हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, ये आ वाली है। ठीक है, ये प्रवेश, नमस्कार, झुका, लंगड़ाते हुए, खांसते हुए, मुस्कुराते हुए आ गए, तो आ भी पहले आया। ठीक है, तो आई होप आप समझ होंगे कि समापिका क्रिया क्या होती है और असमापिका क्रिया क्या होती है। चलिए, यहाँ पर एक नोट लगाए कि वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है। क्या होती है, वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, यानी कि लास्ट में लगती है वाक्य के, वो समापिका क्रिया होती है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए, जिसके सहायता से आप समझ सकते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानना है। जैसे अकर्मक मैंने बता दिया था आपको, डेफिनेशन एक बार और बताता हूँ, कि अकर्मक जो कर्म के बिना होती हैं, सकर्मक जो कर्म के साथ आती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उदाहरण। पानी में रस्सी ऐंठती है, तो पानी में रस्सी ऐंठ रही है, तो पानी में रस्सी किसी के द्वारा ऐंठ रही है या अपने आप ऐंठ रही है, तो अपने आप ऐंठ रही है, तो यानी कि इसमें कर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, तो रस्सी इट तो रही है, बट कौन ऐंठ रहा है, तो नौकर ऐंठ रहा है भाई, है ना, तो क्या हो जाएगी, सकर्मक, यानी कि इसमें कर्ता भी है, कर्ता कौन है, नौकर, और कर्म क्या है, रस्सी ऐंठना। तो ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। और पानी में रस्सी ऐंठती, यहाँ पर कोई नहीं ऐंठ रहा, वो अपने आप ही ऐंठ रही है, पानी में आपने डाल के छोड़ दी, वो अपने आप ऐंठ गई है ना, तो हो गई अकर्मक। यहाँ पर नौकर था, नौकर वो था, इसकी वजह से क्या हुई, सकर्मक हो गई। मैं रो लिया, तो मैं खुद में ही रोया ना, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। मैंने अपनी पत्नी को रुला दिया, भाई साहब ये इंसान कौन है, महान इंसान है ये, जिसने अपनी पत्नी को रुला दिया। अब यहाँ पर तो मैंने लिखा है यार भाई, मतलब चलिए ठीक है, देखेंगे भाई क्या होता है फ्यूचर में। तो मैंने अपनी पत्नी को रुलाया, तो मैंने, ये क्या हो गया, कर्ता, पत्नी क्या हुई, कर्म, तो इसमें कर्म आ गया, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। रुलाना क्या हो जाएगी, क्रिया। ठीक है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो वह क्या हो गया, कर्ता, और उसके द्वारा क्या, उसका सिर खुजलाया गया, सिर क्या हो गया, कर्म, तो यहाँ सकर्मक हो जाएगी, यानी कि कर्म इसमें है। ठीक है, तो आई होप आप धीरे धीरे चीजों को समझ रहे होंगे। अगला है, देखिए वहां पर वह अपना सिर खुजलाता है, यहाँ पर है उसका सिर खुजलता है, यानी कि अपने आप खुजली हो रही है उसमें, वो खुजा नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। मैंने खोटे सिक्के को चला दिया, तो खोटे सिक्के को चलाया किसने, मैंने चलाया ना, तो इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, तो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर एक नोट लगाए कि अगर आपको पहचानना हो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, तो आप इजीली कैसे पहचानेंगे उसे। यहाँ पर देखिए नोट है कि क्रियापद की सकर्मकता और अकर्मकता का ज्ञान तब और भी संभव है जब क्रिया से क्या, किसी, किसको, जैसे सवाल किए जाएं, और यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, और उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे अब यहाँ पर लिखा था, मैं इससे क्या, किसको, जैसे सवाल किए जाएं, तो मैं यहाँ पर सवाल करता हूँ, मैंने खोटे सिक्के को चला दिया, तो मैं खोटा सिक्का ढक देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने किसको चला दिया, मैंने किसको चला दिया, मैंने सवाल पूछा, मैंने किसको चला दिया, तो जवाब आया मैंने खोटे सिक्के को चला दिया। तो यहाँ क्या था, मैंने जैसे सवाल किया मैंने किसको चला दिया, तो बोला मैंने खोटे सिक्के को चला दिया, तो यहाँ क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, अगर सवाल का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, उत्तर ना मिले तो अकर्मक। ठीक है,
ठीक है, उसका सिर खुजलता है, उसका क्या खुजलता है, उसका सिर खुजलता है। बट ये अपने आप में पूरा बन नहीं रहा सवाल, है ना, उसका क्या खुजलता है, उसका सिर खुजलता है, इसमें कुछ बन नहीं रहा। अब यहाँ पर देखिए, वह अपना सिर खुजलाता है। अब इसको बनाएंगे अपन कि वह अपना क्या खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर उसका क्या खुजलता है, ये कुछ वर्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप समझ गए कि सकर्मकता और अकर्मकता को कैसे पहचानना है। इसके बाद जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। लास्ट ईयर जो क्रिया के हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था, वो केवल और केवल प्रेरणार्थक क्रिया से ही पूछा गया। यानी कि पांचों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन बना था वो कि जो कि था प्रेरणार्थक क्रिया से। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाए, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया कहती है जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित कर दे कि भाई तू ये काम कर, है ना, और इससे तुझे ये फल मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इनमें दो कर्ता होते हैं। पहला कर्ता को क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम प्रेरित कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कर्ता होते हैं। पहला होता है कर्ता प्रेरक, दूसरा कर्ता जो होता है वो प्रेरित कहलाता है। ठीक है, अब प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता क्या होते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पर। प्रेरक कर्ता जो काम करवाता है, मान के चलिए मैंने आपसे कल एक स्टडी का वीडियो बनाया था कि आपको लास्ट 30 डेज में कैसे स्टडी करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप देखिए 30 दिन में इस तरीके से पढ़ेंगे तो जीरो से हीरो बन जाएंगे, और इस तरीके से आपको स्टडी करना है, इस तरीके से ये टॉपिक पढ़ना है, इस तरीके से ऐसे टाइम को मैनेज करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको प्रेरित किया। मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, किसका, पढ़वाने का। तो प्रेरक कर्ता कौन होता है, जो काम करवाता है, यानी कि मैं आपसे काम करवा रहा हूं। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रेरित करता, जिसे काम करवाने की प्रेरणा दी जाती है। तो प्रेरित करता कौन हो गए, आप लोग हो गए। तो मैं क्या हूं, प्रेरित करता, जो आपको जो काम करवाता है, मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि आप ऐसा करिए। प्रेरित करता जिसे काम करने की प्रेरणा दी जाती है। पर मैं जो काम करवा रहा हूँ वो किसे करवा रहा हूं, आपको करवा रहा हूं। तो आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि आप ये काम करिए। तो जिसे काम करवाने की प्रेरणा दी जाती है वो प्रेरित करता होता है। यानी कि आप प्रेरित करता है और मैं प्रेरक करता हूं, यानी कि मैं आपको प्रेरणा प्रेरित कर रहा हूं और आप प्रेरित हो रहे हो। ठीक, काम करने के लिए मैं बोल रहा हूं भाई दिन में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं हाँ सर हम पढ़ेंगे 15 घंटे। तो मैंने प्रेरक किया, आप क्या हो गए, प्रेरित हो गए। तो प्रेरित कौन, आप लोग। प्रेरक जो आपको प्रेरक करता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, सीधी सीधी सिंपल बात है, आप ऐसे याद रखिएगा इसको कि सर ने हमें एग्जाम्पल देके बताया था कि सर ने बताया था कि सर ने स्टडी करवाई थी, तो सर प्रेरक हमें प्रेरित कर रहे थे, यानी कि वो प्रेरक करता थे और हम प्रेरित हो रहे थे तो हम प्रेरित करता थे। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम कराए, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहती है। सीधी बात है, दूसरे से काम करवाया जा रहा हो वहां पर कि भाई तुम्हें पढ़ना है, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया, यानी कि मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया, यानी कि मैंने प्रेरित करके तुम्हें पढ़ाया। ठीक है, तो दूसरे के द्वारा काम हो रहा हो। ठीक है, और ये सब दो कर्ता होते हैं, पहला कर्ता प्रेरित, दूसरा प्रेरित होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। तो भाई अध्यापक ने खुद पुस्तक नहीं पढ़ी, उसने छात्रों से बोली भाई तुम पढ़ोगे, तुमको अभी पढ़ना नहीं आती है, तुम पढ़ोगे, मुझे तो आती है। तो अध्यापक ने क्या किया, छात्रों से पुस्तक पढ़ाई। तो अध्यापक ने प्रेरणा दी उनको, तो वो क्या हुआ, प्रेरित हो गए कि हम भी पुस्तक पढ़ेंगे। तो प्रेरक कौन हो गया, अध्यापक, और छात्र क्या हुआ, प्रेरित होगा। ठीक है, हम हलवाई से लड्डू बनवाते हैं, तो हम क्या हुआ, प्रेरक करता, और हलवाई क्या हो गया, प्रेरित करता। ठीक है, चलिए अगला है, पिता ने पुत्र से संदेश भिजवाया। तो पिता ने खुद नहीं भेजा, पुत्र को प्रेरित किया, तू भेज किया, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला है, राम मोहन से बालक को पिटवाता है। तो राम क्या कर रहा है, बालक को तो पिटवा रहा है, खुद नहीं पिट रहा भाई, मोहन को बोल रहा तू मार गया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या दूसरे को प्रेरणा दो कि तू ऐसा कर, तू सही काम कर, तू गलत काम कर, तो उसे हम बोलते हैं प्रेरणा तक क्रिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, संयुक्त क्रिया क्या होगी, जिसमें दो या दो से अधिक धातु होंगी, उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रानी सो चुकी है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं रानी सो गई है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। पर रानी सो चुकी है, सो चुकी है ऐसे बोल रहा है ना, जोर देके, रानी सो चुकी है। मैं प्रातःकाल आ जाया करता हूँ, मैं ऐसे भी तो बोलता हूँ मैं प्रातःकाल आता हूँ, मैं प्रातःकाल जाता हूँ नहीं, मैं प्रातःकाल आ जाया करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, दो धातुएं मिक्स हो रही, सोना चुकना, आना जाना। ठीक है, वो है खाने लगा, मतलब खाने लगा। ठीक है, तो दो क्रिया, दो क्या हो रही है, धातुएं मिक्स हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया
बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है संयुक्त क्रिया के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं भाई? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और संयोजी क्रिया, और चौथा है हमारा रंजक क्रिया। अब हम इन्हें डेफिनेशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये आपको आ गया होगा। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त कहलाती हैं। इनके 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। अब हम देख लेते हैं मुख्य क्रिया क्या होती है। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? तो कर्ता या कर्म के मुख्य क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो मुख्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो कर्ता या कर्म के मुख्य क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली जो मुख्य क्रिया होगी वो क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम कर्ता या कर्म के, तो राम का ही मुख्य क्रियाकलाप है ना, राम पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कर्ता या कर्म अपने लिए जो करेगा वो क्या होगा? मुख्य क्रिया हो जाएगी। दूसरा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो काल का बोध कराने वाली, आपको इतना रखना, काल का बोध कराने वाली जो क्रिया पद होते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। काल का यानी कि समय का बोध कराने वाली जो क्रिया होती हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश आया है, तो ऐसा लग रहा है ना रमेश अभी अभी आया हो, है ना। राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि राम आपके सामने बैठा और राम अभी पुस्तक पढ़ रहा है, तो अभी वर्तमान में वो काम कर रहा है, तो कोई ऐसा लग रहा है समय का बोध करा कि रमेश आया है, राम पुस्तक पढ़ रहा है ना। इस तरीके से वो कल आएगा, है ना, इस तरीके से। तो सहायक क्रिया क्या हुई? काल का बोध कराने वाली जो क्रिया होगी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा है संयोजी क्रिया। ये क्या होती है? तो इसको अच्छे से पढ़ना है संयोजी क्रिया को। ठीक है, हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा मैं पढ़ा देता हूँ डिटेल में। संयोजी क्रिया क्या होती है? तो यह क्रिया मुख्य क्रिया के वृत्ति या वाच्य की सूचना प्रदान करती है। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो कर्ता और कर्म खुद करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। और संयोजी क्रिया क्या होती है? यह क्रिया मुख्य क्रिया के वृत्ति या वाच्य की सूचना प्रदान करती है। वृत्ति, अब हम पढ़ लेते हैं वृत्ति और वाच्य क्या होते हैं। तो वृत्ति क्या होती है? तो वृत्ति का अर्थ होता है मन स्थिति, यानी कि मन की जो स्थिति होती है उसे हम वृत्ति कहते हैं। अर्थात जिससे वक्ता या लेखक के मन की स्थिति का ज्ञान होता है उसे हम वृत्ति कहते हैं। जैसे आज्ञा देना, संदेह, निश्चय, संभावना, संकेत आदि। उदाहरण, बच्चे पढ़ रहे होंगे। वृत्ति यानी कि मन की स्थिति। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार हमारे जो स्कूल है वहां पर बच्चे पढ़ रहे होंगे। मैं वो लगा रहा हूँ ना, एक संदेह लगा रहा हूँ, है ना। सोच रहा हूँ कि अरे यार इस समय बच्चे क्या कर रहे होंगे? बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना, पढ़ रहे होंगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो ये क्या है? इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। मुझे दौड़ना पड़ता है ना। व्यवस्था, व्यवस्था वृत्ति है, मतलब विवश हो गया, मतलब अरे यार दौड़ने का मन नहीं, फिर भी मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने का मन नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या होती है? ये वृत्ति होती है, यानी कि मन की स्थिति जो होती है वक्ता या लेखक की, उसे हम क्या होते हैं? वृत्ति बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, संयोजी क्रिया के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे वाच्य, है ना। तो संयोजी क्रिया हमने देखी, यह क्रिया मुख्य क्रिया के वृत्ति और वाच्य की सूचना प्रदान करती है। वृत्ति मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे वाच्य क्या होता है। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी किसके बारे में बोला जा रहा है? कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में या भाव के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं वाच्य। यहाँ पर देख लेते हैं। तो वाच्य के भी 3 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वाच्य के 3 वेद? कर्तवाच्य, कर्तवाच्य होता है, दूसरा आपका होता है कर्मवाच्य और तीसरा आपका होता है भाववाच्य। ठीक है, 3 ही तो थे, अपने पढ़ी थी ना कि वाच्य क्या होता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, इससे यह पता चले कि किस मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है, भाववाच्य। तो इसके 3 वेद होते हैं, कर्ता, कर्म और भाववाच्य। ठीक है, तो कौन कौन से देख लेते हैं हम। कर्तावाच्य, सबसे पहले कृतवाच्य, इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। ठीक है, तो कर्ता यानी कर्ता यानी कर्ता। ठीक है, तो यानी इसमें कथन का केंद्र क्या होता है? कर्ता होता है। जैसे श्वेता पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें श्वेता ही क्या है? पूरा यहाँ पर केंद्र बिंदु किस पर फोकस है? श्वेता, श्वेता पुस्तक पढ़ती है ना। श्वेता के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, तो श्वेता यहाँ पर मुख्य बिंदु है। इसकी पहचान क्या होगी? कैसे आप पहचानेंगे कि कृतवाच्य? इसमें कर्ता बिना विभक्ति के या ने विभक्ति के साथ आता है। यहाँ पर जो श्वेता पुस्तक पढ़ रही है इसमें विभक्ति नहीं है। विभक्ति मैंने आपको जब कारक पढ़ाया था तब बताया था कि विभक्ति क्या होती है। या तो इसमें कर्ता बिना विभक्ति के आएगा या ने विभक्ति के साथ आएगा, यानी कि श्वेता ने पुस्तक पढ़ी, इस तरीके से आएगा। श्वेता ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने विभक्ति का यूज होगा। ठीक है, और क्रिया के वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, क्रिया के वचन यानी एक वचन है, बहुवचन है, ये कर्ता के अकॉर्डिंग होंगे। तो श्वेता क्या सिंगल है, तो इसलिए भी पुस्तक सिंगल आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम देख लेते हैं कर्मवाच्य क्या होता है। तो कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता मुख्य होगा, कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म मुख्य हो जाएगा। बस सिंपल बात है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि रोगी को दवाई दे दी गई है,
तो रोगी को दवाई दे दी गई, तो भाई रोगी को दवाई तो किसी के द्वारा तो दी गई होगी ना, किसी के द्वारा दी गई होगी। बट यहाँ पर फोकस किस पर किया गया, रोगी रोगी पर किया गया कि रोगी को दवाई दे दी गई। कर्ता इसमें हिडन है, कर्ता तो इसमें छुप गया है, एक तरीके से छुप गया है। तो यहाँ उभर के कौन आ रहा है, रोगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। शिकारियों के द्वारा शिकार किया गया, तो इसमें क्या उभर के आ रहा है, शिकार किया गया। तो शिकारियों, शिकारी हो गया कर्ता, बट शिकार किया गया ये प्रमुख है यहाँ पर, ठीक है। केला खाया गया, अब भाई किसी के द्वारा तो खाया गया होगा ना, केला खाया गया। अब ये नहीं पता किसने खाया, तो यहाँ पर क्या है, कर्म आ रहा है कि केला खाया तो गया, बट ये नहीं पता किसने खाया, ठीक है। कर्ता को नहीं मालूम। पुस्तक पढ़ी जाती है, भाई किसी के द्वारा तो पढ़ी जाएगी, बट यहाँ पर क्या पुस्तक है, उस पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है, बट ये नहीं पता किसके द्वारा। तो यानी कि कर्म तो दिख रहा है पर कर्ता नहीं दिख रहा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी पहचान कैसे करेंगे, कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति आती है, ठीक है। कर्ता के साथ से अथवा के विभक्ति आती है। जैसे कर्ता के साथ हमने देखा शिकारियों के द्वारा, ठीक है, से अथवा के द्वारा विभक्ति आएगी कर्ता के साथ। तो ये कर्ता था शिकारी, के द्वारा शिकार किया गया, तो के द्वारा विभक्ति आ गई, इसे हमने पहचान लिया। या फिर आप वैसे ही पहचान जाएंगे जब आप इसके सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या होगी, सकर्मक होती है। कैसी होगी, सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ आ रही होती है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे किस तरीके से कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य। अब पढ़ेंगे हम भाववाच्य। तो भाववाच्य कैसे होते हैं, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। यही होगा। जैसे सोहन से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर एक भाव व्यक्त कर रहा है कि सोहन से चला नहीं जाता यार, मतलब जबरदस्ती चल रहा है, एक भाव बता रहा है वो। राम से टहला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मतलब व्यवस्था जताई जा रही है यहाँ पर, एक भाव प्रकट किया जा रहा है कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, ये सहन नहीं हो रहा, एक भाव बताया जा रहा है अपने अंदर। दर्शन करके कुछ खाया पिया जाएगा। वो लोग सुबह से दर्शन कर रहे, सुबह से घूम रहे थे, तो बोले अरे यार चलो यार अब दर्शन करके ही खाया पिया जाएगा, अभी कुछ खाते नहीं, अभी मूड नहीं है। तो अपना भाव बता रहा है कि अभी नहीं खाएंगे, शाम को खाएंगे, ठीक है। तो आपको वाक्य से पता चल जाएगा कि उसमें किस तरीके की भावना व्यक्त की गई है, तो भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। इसका पहचान कैसे करेंगे, तो ऐसे वाक्यों में क्रिया अकर्मक होती है, यानी कि इसमें कर्म नहीं होगा आपका। यहाँ पर देखिए सोहन है, सोहन से चला नहीं जाता, यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं। राम से टहला नहीं जाता, राम के बारे में बोल रहा है वो। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, दर्शन करके कुछ, यहाँ पर भी कर्म नहीं है, ठीक है। और सदैव एक वचन पुल्लिंग में होगी, तो सोहन एक वचन है और पुल्लिंग है, राम भी, मुझसे भी, दर्शन भी एक वचन पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। लास्ट हमारा था रंजक क्रिया, ठीक है। तो चौथा था रंजक क्रिया। मैं आपको बता दूं रंजक क्रिया किसके अंतर्गत आया, आपको दिखा देता हूँ एक बार में। तो हम पढ़ रहे थे संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आया है आपका रंजक क्रिया, ठीक है। देखिए संयुक्त क्रिया पढ़ी, जिसके हमने 4 अंग होते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी और रंजक। संयोजी क्रिया के 3 अंग होते हैं, ये हम पढ़ ली। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं रंजक क्रिया, ठीक है। रंजक क्रिया क्या होती है, तो रंजक क्रिया हम पढ़ लेते हैं, लास्ट है आपका रंजक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए रंजक जो क्रिया होती है ये मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाती है। जैसे आना, जाना, लेना, देना, उठना, बैठना आदि रंजक की क्रियाएं हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है बेसिकली, थोड़ा सा ये उसको विशेष रंगत लाती है, थोड़ी चमक लाती है उसमें। जैसे कि राम के वनवास जाने पर दशरथ जी चल बसे, तो जैसे ही राम गए वैसे ही दशरथ जी चल बसे। ठंड के मारे मैं कई कप चाय पी गया, ठीक है। ठंड के मारे पी गया ना कई कप, तो एक थोड़ी सी रंगत आ रही है। उसकी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई, तो मुझे हंसी तो आई पर कब, उसकी मूर्खतापूर्वक बातें सुनकर। तुम्हारे कहने पर ही मैं आ गया, मतलब तुम्हारे, तुमने जैसे ही कहा ना तो मैं आ गया। यानी कहना क्या था, क्रिया थी, और आना भी क्रिया थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये विशेष रंग आ जाता है, आना, जाना, लेना, उठना, ठीक है। ये होगी बेसिकली रंजक क्रिया। तो आई दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इससे रिलेटेड सन 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम इसमें देख लेते हैं। और दोस्तों उससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में से शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसके 2018 में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था पहली शिफ्ट में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने बताया था ना कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने थे वो प्रेरणार्थक क्रिया से बने थे। तो हमने पढ़ा था कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें प्रेरक जो कर्ता जो होता है वो दूसरों को प्रेरित करता है काम करवाने के लिए, वो प्रेरणार्थक होती है। जैसे यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, अब इसको हटा दें हम, तो जैसे चमकाना, समझना, डूबना, लेटना। तो देखिए लेटना तो मैं अपने आप भी लेट सकता हूँ, डूबना अपने आप भी डूब सकता हूँ, समझना अपने आप समझ सकता हूँ। बट चमकाना तो मैंने किसी को बोली होगी कि भाई ये मेरे शूज हैं, है ना, ये मेरे शूज हैं, जूते हैं मेरे, तू भाई इसको चमका दे,
है ना। किसी तो अब घर में बोलते हैं ना छोटे भाई बहन को कि भाई मेरे जूते पॉलिश कर दे, मेरे ये कर दे, है ना। तो चमकाना, यहाँ पर देखिए समझना, तो समझ तो मैं खुद ही लूंगा, डूब भी खुद जाऊंगा, लेट भी, बट चमकाना यानी कि किसी ने किसी को बोली भाई तू मेरे ये जूते चमका दे, तो उसने क्या करा, उनको चमका दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन, गिरना, उठना, चलना और पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या है, क्रिया है। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रेरित करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बोलता हूँ डेली पढ़ो पढ़ो, है ना। तो पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या है, प्रेरित प्रेरित करके पढ़ाना। ठीक है, चमकाना, पढ़ाना, तो प्रेरणा प्रेरणा दी जा रही है इसमें। ठीक है, अगला भी देखिए प्रेरणात्मक क्रिया क्या है, डूबना, पीना, बोलना, समझाना। तो दूसरे को ही तो समझाते हैं हम कि भाई समझ जा यार, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, पढ़ ले, टाइम बर्बाद मत कर। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं, उसे प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ऐसा वर्ड हुआ जो मतलब खुद ना करके सामने वाला कर रहा हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप इसे इजीली पकड़ पाएंगे। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो रखना, कहना, खुलना, ये तो अपने आप भी कर सकते हो, बट बिठाना, तो बिठाना भाई तो ऐसा करो, जैसे शादी होती है किसी घर में, बोलता है ऐसा करो बेटा वो मेहमानों को बिठा दे। तो बाप क्या बोलता है, बाप पिताजी बेटे से बोलते हैं कि बेटा जाइए उन्हें बिठा दो। तो पिता ने बेटे को क्या किया, प्रेरित किया और उनसे जो मेहमान आए थे उनको बिठलवाया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है कि डैश प्रेरणार्थक क्रिया है। पीना, खुद भी पी सकते हैं, बैठना भी कर सकते हैं। सुलाना, तो बच्चे को माँ के द्वारा सुलाया गया, तो माँ ने बच्चे को लोरी गा के सुनाया, यानी कि माँ ने बच्चे को प्रेरित किया सोने के लिए और वो सो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कर लिए हैं और टॉपिक भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और जो मैंने कराया वही आपको देखिए एग्जाम में भी देखने को मिल चुका है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा बता दूं, ये स्टडी वाला प्लान नहीं देखा, ये वाला वीडियो देख लेना। ढेर सारी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसे ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा ढेर सारी वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। और अगर कुछ सपोर्ट करना चाहें तो आप थैंक्स के ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर ये केवीएस की प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल का बटन दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।